हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट पेपर है आरंभिक स्तर पर पठन व लेखन क्षमता का विकास करना, उसी की क्लासेस में ले रही थी। और आज हम उसी में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिपि और मात्राएं, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी क्लास। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैराथन क्लास के लिए आप लोग बहुत कह रहे हैं, तो हमारी जो रैपिड फायर सीरीज़ है वो जल्दी ही आएगी। 2-3 दिन का समय लगेगा उसमें। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा, जल्दी मिलेंगे हम। शुरू करते हैं लिपि से कि लिपि क्या है। तो लिपि का जो अर्थ होता है, एक चीज़ और यहाँ क्लियर करूँ मैं, लिपि जो है आपका वो इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, और उसमें लिपि आपकी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है देवनागरी, क्योंकि ये जो आपका पेपर है वो हिंदी और मैथ्स दोनों का ही मिक्सअप है। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, वहाँ 80% जो चीज़ें हैं वो हिंदी से आएंगी और 20% जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी मैथ्स से। तो सीधी सी बात है, हिंदी भाषा आ रही है तो हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वो लिपि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी क्लास की लिपि क्या होती है। लिपि का तात्पर्य है कि जो भी भाषा है उस भाषा को लिखने का ढंग क्या है, लिखावट क्या है उसकी, वही कहलाती है लिपि। लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या फिर उसके लिखने का ढंग। जैसे हिंदी भाषा है तो वो किस तरीके से लिखी जा रही है, कैसे अक्षर बन रहे हैं उसमें। अगर अंग्रेजी भाषा है तो वो किस तरीके से लिखी जा रही है। तो भाषा को लिखने का ढंग ही कहलाता है लिपि। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, वो लिपि के अंतर्गत ही आएंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिपियाँ लिखी हुई हैं और उनमें लिखी जाने वाली यहाँ पर भाषाएं भी लिखी हुई हैं। सबसे पहली लिपि है देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये भाषाएं किस में लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। इसके बाद आती है बंगाली लिपि। बंगाली लिपि में लिखी जाती है बांग्ला। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है आपकी प्राचीन काल में जो संस्कृत चलती थी और पाली भाषा चलती थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। नेक्स्ट है गुजराती लिपि। गुजराती लिपि में लिखी जाती है गुजराती भाषा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो देवनागरी रहेगी और ब्राह्मी रहेगी। तो इन दोनों को तैयार करना कि इन लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है, तो देखो हिंदी की जो वर्णमाला है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम नागरी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, संस्कृत की लिपि जो है वो भी देवनागरी लिपि है, लेकिन इस देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, ये विकास कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इसीलिए जब ब्राह्मी लिपि आया था तो वहाँ बताया था कि प्राचीन काल की जो संस्कृत है वो किस में लिखी जाती है, वो ब्राह्मी में लिखी जाती थी। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि से विकसित होकर आई है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से विकसित हुई कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से विकसित हुई प्राचीन नागरी, और फिर आ गई है देवनागरी। ठीक है, हिंदी वर्णमाला व लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हिंदी की जो वर्णमाला है और लिपि है वो संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। नेक्स्ट आते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देवनागरी लिपि जो है वो वैज्ञानिक लिपि है। पहला पॉइंट तो ये रहेगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक लिपि है। क्योंकि इस लिपि में उच्चारण व लेखन का अपवाद रहित संबंध है। जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा कहीं पर क्या है, के साइलेंट होता है, जैसे नी वर्ड है आपका KNEE, तो यहाँ क्या है, नी साइलेंट, किनी नहीं पढ़ते, नी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नेचर हो गया तो वहाँ टी आ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना कि लिखते कुछ और है, वहाँ बोलते कुछ और है, बट ऐसा हिंदी में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो उच्चारित किया जाता है वही लेखन में आता है। मतलब जो उच्चारण है उनका जो मात्राएं आप बोल रहे हैं वही आएगा। एक अक्षर के लिए एक ही ध्वनि निकलती है, जैसे आ है तो आ ही निकलेगा। ठीक है, ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है, कभी सी से सा बन जाएगा, कभी का बन जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, वर्णों की बनावट सुंदर व सरल है, और जो वर्ण है वो वक्र रूप में भी, वक्राकृति में भी होते हैं आपके कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि में। एक ध्वनि के लिए केवल एक ही वर्ण दिया गया है यहाँ पर। इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, और इसकी वर्णमाला का क्रम क्या है, वैज्ञानिक है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी रहेंगी, देवनागरी लिपि की रहेंगी। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हिंदी की लिपि जो है उसमें एक उसकी बस यही विशेषता है कि उसमें जो भी बोलते हैं हम वही लिखते हैं, और वहाँ पर जो वर्ण है, एक वर्ण को केवल एक ही ध्वनि है, यानी कि एक वर्ण के लिए केवल एक ही ध्वनि निकलती है।
एक ही उच्चारण निकलता है तो वहाँ पर क्या है, अपवाद नहीं रहता, भ्रमित नहीं होते हम यहाँ पर, ठीक है, भ्रमित नहीं हो पाते। जैसे इंग्लिश में हो जाते हैं ना भ्रमित बच्चे, वैसे यहाँ नहीं होते हैं। आगे आते हैं, इसके बाद आपका टॉपिक है मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? तो देखो मात्राएं हैं क्या, मात्राएं एक तरीके से स्वरों का ही रूप है। मात्राएं स्वरों की तो ही होती हैं और लगती किस पर हैं, लगती हैं व्यंजनों पर, ठीक है। तो मात्राएं होंगी क्या, जब स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका स्वरूप कुछ बदल जाता है, इस बदले स्वरूप को ही हम मात्रा कहते हैं। यानी कि स्वर ही क्या है, मात्राएं हैं। जैसे आ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, बट हाँ अगर जैसे कोई व्यंजन है, जैसे मैंने का लिखा, इस का में अगर आ है तो ये का पूरा लग रहा है। अगर इसमें आ नहीं होता यहाँ पर तो इस का को हम कैसे लिखते, हलंतम का में, ठीक है ना। तो आ की कोई मात्रा तो नहीं है, बट आ हमें इस तरीके से दिखाई देगा, हलंत हटा देगा अगर आ जाएगा तो, ठीक है। बड़े आ की मात्रा तो पता ही है, कुछ इस तरीके से रहेगी। छोटी ई की मात्रा ये, बड़ी की मात्रा ये रही, छोटा ऊ ये, बड़ा ऊ। फिर रीढ़ी की मात्रा नीचे लगती है, जैसे पृथ्वी में लगेगी प्री, ठीक है, इस तरीके से। सृष्टि में लगती है ना श्री, तो ये रीढ़ी की मात्रा नीचे लगती है। फिर आई की मात्रा, औ की, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। अब हम आते हैं लेखन अभ्यास के ऊपर। तो लेखन अभ्यास का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लेखन का अर्थ क्या होता है या लेखन किसे कहते हैं। तो लेखन का अर्थ होता है लिखना, यानी कि अपनी बात को, अपने विचारों को लिख कर के व्यक्त करना ही कहलाता है लेखन। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, जो भी आपके थॉट्स हैं उनको लिख कर के किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे तो लेखन हो जाएगा। जैसे निबंध लिखवाए जाते हैं ना, गायक पर निबंध लिखो, अपने प्रिय मित्र पर निबंध लिखो, ये क्या है, लेखन क्षमता का ही विकास करने के लिए करवाते हैं। छात्रों को लेखन अभ्यास जो है वो निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, अनुलेख, श्रुतलेख और सुलेख। अनुलेख का मतलब क्या होता है, अनु मीन्स पीछे और लेख मीन्स लिखना, या फिर अनु मीन्स नकल कर करके लिखना। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, बच्चा सेम टू सेम अपनी कॉपी पर उतारेगा, वो हो गया अनुलेख। श्रुतलेख का मतलब है कि टीचर ने बोला या किसी और व्यक्ति ने बोला, बच्चे ने सुन करके लिखा, तो वो हो गया श्रुतलेख। और सुलेख का मतलब है कि देख देख करके अच्छा लिखना, वो होती है सुलेख। अनुलेख क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 में भी और 18 में भी, तो क्वेश्चन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अनुलेख का अभिप्राय है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना, अर्थात वह लेख जिसे छात्र किसी पुस्तक आदि से देख करके लिखते हैं या किसी शिक्षक से देखकर भी लिख लेंगे तो वो हो जाएगा आपका अनुलेख, ठीक है। इसके बाद आते हैं श्रुतलेख पर। श्रुतलेख भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था। श्रुतलेख का मतलब, श्रुत मीन्स क्या होता है, सुनना, लेख मीन्स लिखना, तो श्रुतलेख का शाब्दिक अर्थ निकलेगा सुन करके लिखना, ठीक है। शिक्षक जो बोलते हैं छात्र उसको सुन करके लिखते हैं और यही कहलाता है श्रुतलेख। इसको हम इंग्लिश में डिक्टेशन बोलते हैं और हिंदी में इमला भी बोलते हैं। बच्चों को इमला बोले जाते हैं, छोटे बच्चों को, जिससे क्या हो, उन्हें मात्राओं का ज्ञान होता रहे, वो बात को सुन करके लिखना सीख जाएं। श्रुतलेख से लाभ क्या क्या होता है, तो श्रुतलेख से पहला लाभ होता है कि लेखन की गति में वृद्धि होती है, क्योंकि जब टीचर तेज जल्दी बोलेगा तो बच्चा भी उसी स्पीड से लिखेगा, तो गति की वृद्धि होती है। विराम चिन्हों का उपयोग करना सीख जाता है बच्चा। सावधानी से सुनने की आदत पड़ जाती है, स्पष्ट सुनेगा तभी लिख पाएगा वो। स्पष्टता व शुद्धता का भी अभ्यास होता रहता है और सुनकर भाषा को समझने व लिखने के अवसर भी उसको प्राप्त होते रहते। तो ये रहेगी श्रुतलेख से लाभ। अब जहाँ लाभ है वहाँ हानियाँ भी होंगी। तो हानि में ये रहता है यहाँ पर कि जो राइटिंग है वो ज़्यादा गंदी होने की संभावना है। जल्दबाजी में जब आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है वहाँ पर, तो लेख बिगड़ने के भी वहाँ पर चांस रहेंगे, अवसर रहेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, सुलेख क्या होता है। सु मीन सुंदर, लेख मीन्स लिखना, तो सुलेख का शाब्दिक अर्थ रहेगा सुंदर लेख। लेख को सुंदर व आकर्षक ढंग से लिखना ही कहलाता है सुलेख, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, सुंदर लिख रहे हैं तो त्रुटियों पे फिर यहाँ उतना नहीं होगा, ठीक है, पर हाँ कोशिश करनी है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ ना हो। सुलेख का महत्व क्या रहेगा, तो छात्रों को सुंदर व आकर्षक तरीके से लेखन का अभ्यास कराना, ये तो महत्व है इसका।
लेखन को की तरफ उन्मुख करना, जिससे क्या हो बच्चे लिखना सीखें, अपनी बात को बोलना सीखें। अब कोई छोटा बच्चा है, उसको चीज़ें नहीं आ रही, जब वो देख देख कर चीज़ लिखेगा, अच्छा लिखेगा, तो कहीं ना कहीं उसको उसका जो है लेखन के प्रति मन करेगा, या जो जागरूक होगा, लिखना और प्रयास करेगा, सृजनात्मकता आएगी कहीं ना कहीं उसमें। ठीक है, बच्चों में सौंदर्यानुभूति का विकास करना और उचित गति का विकास करना, तो ये सारी विशेषताएं किसकी रहेंगी? सुलेख की रहेंगी। सुंदर लेख के गुण बता देते हैं क्या क्या हैं। तो अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब कि जैसे मैंने आ बनाया है तो इतनी ही उसका हाइट का हमें क्या बनाना पड़ेगा, जो इसके आगे का अक्षर है। जैसे मुझे अनुसार लिखना है तो ना भी मैं इतना ही बड़ा बनाऊंगी। उसके बाद सा और रा, ऐसा नहीं है कि आ छोटा बना दिया, एक सेकेंड, आ मैंने छोटा बना दिया, उसके बाद ना ऐसा बना दिया, सा ऐसा बनाया, रा बिल्कुल छोटा, तो ये अनुपात बराबर इसमें नहीं है। तो कोशिश करनी है अनुपात बराबर हो। शिरोरेखा का प्रयोग करना, बहुत आदत होती है लोगों की, जल्दबाजी में शिरोरेखा भूल जाते हैं, बट हिंदी में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये हमारे लेख को बहुत आकर्षक बनाता है। तो शिरोरेखा का उपयोग भी करना चाहिए। उचित दूरी पर लिखे हों, जैसे आप देख पा रहे हैं दो शब्दों के बीच की जो दूरी हो वो कैसी हो, बराबर हो हर जगह पर। जैसे ये सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षक श्यामपट्ट पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर दूरी, यहाँ पर दूरी, यहाँ पर दूरी बराबर हो। सेम ऐसे ही वर्ण के बीच में भी दूरी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा चिपका के लिखते, बहुत पास पास लिख देते हैं, फिर समझ ही नहीं आता ये एक शब्द लिखा है कि दो शब्द लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ भी है कि उचित दूरी होनी चाहिए, और लेखन में उचित गति भी होनी चाहिए, साथ साथ उचित हाशिया, जो दोनों साइड ऐसे दिए जाते हैं ना, वही वो भी देने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में तो खास ये जो आपकी कॉपी होती है वो बांधी जाती है, तो इधर का जो किनारे का हिस्सा होता है वो क्या होता है? फोल्ड हो जाता है, इसलिए बराबर आपको दूरी दोनों साइड छोड़ते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? लेखन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो लेखन की अगर हम विधियों की बात करें, ये पूछा भी गया था। सबसे पहली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब है देख करके लिखना। जो भी अनुकरण लेखन भी आया था आपका अनुलेख, उसमें यही होता है कि शिक्षक श्यामपट्ट पर लिख देंगे और छात्र उसको देखकर कॉपी पर वैसा का वैसा ही उतार लेंगे, वो है अनुलेख। ठीक है, नकल कर लेना। ठीक है, मांटेसरी विधि दूसरी विधि है इसकी, और या सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, प्राइमरी लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें क्या करते हैं, कोई छोटा गत्ता या लकड़ी है, उस पर क्या है, उसी अक्षर को हमने बना दिया। ठीक है, और बच्चा उसी अक्षर पर क्या है, उंगली फेरता रहेगा, इस तरीके से बार बार उंगली ऐसे फेरेगा। तो उससे क्या होगा, जब वो कई बार उंगली फेरेगा तो कहीं ना कहीं उसे उस अक्षर का प्रयास हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस गत्ते में से यही आकृति काट देंगे। जब आकृति काटेंगे तो उस गत्ते में क्या होगा, यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा और आ की आकृति बन जाएगी। फिर उस गत्ते को हम किसी प्लेन कागज़ के ऊपर रखेंगे और बच्चों से कहेंगे बच्चे इसके अंदर पेंसिल चलाइएगा, तो बच्चा आ सीख जाएगा। जैसे आपने एक स्केल देखा होगा, स्केल आता है ना इस तरीके का, जिसमें ए बना होता है, बी बना होता है, सी बना होता है, डी, ऐसे 1 2 3 बने होते हैं। फिर बच्चे उसे पेंसिल करके ऐसे एक पेपर के ऊपर रखते हैं और पेंसिल से पेंसिल फिराते हैं, तो नीचे कहीं ना कहीं वही अक्षर बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, बच्चा वर्ण लिखना सीख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभ्यास कराया जाता है। जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये बनाया हुआ है मैंने कि ये क्या है, गत्ते पर आ बना हुआ है, बच्चा यहाँ उंगली फिराएगा सबसे पहले, उसके बाद मैंने आ को काट दिया तो कुछ खाली स्थान बन जाएगा। जब हम इसको दूसरे पेपर पर लेके जाएंगे और बच्चा पेंसिल चलाएगा तो आ फिर जो है पेंसिल से बना लेगा। ठीक है, ऐसे होती है आपकी मांटेसरी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है कि इसमें पहले खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं, सीधी रेखाएं, ये सब सिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी ने टीचिंग अभी करी है तो बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, इस तरीके से स्लीपिंग लाइन, ऐसे लाइन सिखाएंगे। ऐसे तिरछी रेखा एक हो गई, आधा वक्र, इस तरीके का वक्र, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि जो अक्षर हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें का बनाना बच्चों को सिखाना होगा तो क्या होगा, अर्धवृत्त बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी और एक कुछ ऐसा, तो बच्चा फिर अपने आप सीख जाएगा, हाँ भाई इस तरीके से बनाना है। लाइन से ही कहीं ना कहीं अर्धवृत्त से और आपकी रेखाओं से ही अक्षर मिलकर के बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, पहले तो हम यहाँ पेस्टोलॉजी को एक बार फिर समझा दूँ। पहले तो यहाँ सीधी ऐसी पड़ी सारी रेखाएं और अर्धवृत्त इस तरीके के वृत्त बनाना सिखा देंगे। उसके बाद इनको जोड़ करके हम बच्चों को वर्ण लिखना सिखाएंगे। जैसे बात करो आ की, तो एक आपका ये अर्धवृत्त रहा, फिर एक ये अर्धवृत्त रहा, और ऐसे एक इस तरीके से लाइन खींच के। ठीक है, चलो अब आते हैं लेखन या वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर, कि लेखन या वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण क्या रहेंगे। तो जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के कारण होते हैं ना, वही आपके लेखन में भी आ जाएंगे। असावधानी,
अशुद्ध उच्चारण, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वहाँ पर नहीं आएगा लेकिन यहाँ आएगा। अक्षरों व मात्राओं का ज्ञान ना होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होना, अनुस्वार व अनुनासिक का ज्ञान ना होना व उच्चारण स्थानों से परिचित ना होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वर्तनी को अशुद्ध करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला, किसी बच्चे को बोला बकरी, ठीक है, तो वो बकरी लिख देगा। वहीं उसको हमने बोल दिया वंश, तो वो वंश को भी कहीं ना कहीं ऐसे लिख देता है। यानी कि उस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई है कि क्या बोला गया है, बा बोला गया था या फिर हुआ बोला गया था। तो जब तक ये नहीं साउंड पकड़ पाएगा वो, तब तक अशुद्धियाँ करता रहेगा, ठीक है। तो उच्चारण स्थान का ज्ञान जब हो जाएगा, उसको सुनने में भी वो चीज़ पकड़ना शुरू कर देगा। ऐसी श और सा दोनों ही अलग तरीके से बोले जाते हैं और अलग ध्वनि देते हैं, पर बच्चे इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते, तो वहाँ पर भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है। अशुद्धि दूर करने के उपाय क्या रहेंगे? लेखन संबंधी या वर्तनी संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए तो उच्चारण अभ्यास कराया जाए, जितना हो सके बार बार उन शब्दों को, कठिन शब्दों को बुलवाया जाए। व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाए, जिससे विराम चिन्हों की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो यहाँ पर दूर हो जाएंगी, नहीं होंगी। सुलेख व अनुलेख, श्रुतलेख भी करवाते रहे टाइम टाइम पर, तो ये भी क्या है, बच्चे की जो लेखन संबंधी अशुद्धि है उसको दूर करेंगे। और अनुस्वार व अनुनासिक को स्पष्ट करके सिखाया जाए कि भाई चंद्र बिंदु कहाँ यूज़ होती है, बिंदु कहाँ पर यूज़ होती है, यानी कि अनुनासिक कब यूज़ होगा, अनुस्वार कब यूज़ होगा, तो बच्चा फिर ये जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं बचे हुए हैं, 1-2 टॉपिक और बचे होंगे, और आपका पूरा हिंदी वाला है, विराम चिन्ह वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया, और वो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तो आप मेरे साथ ही इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।